वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान 2024-25 वार्षिक परीक्षा का पेपर जो आपका 28 फरवरी को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का हम पेपर करेंगे। पूर्णांक आपको 60 अंक मिलेंगे। समय आपको 2.5 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न, जिनके लिए निर्देश आपको दे रखा है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प उत्तर चुनकर लिखिए। चलिए, पहला क्या है, दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है आपका पानी और डी ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन। तो पहले क्वेश्चन में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है। तो ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। दूसरा है आपका निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? ए ऑप्शन है आपका धान, बी ऑप्शन है आपका गेहूं, सी ऑप्शन है आपका चना और डी ऑप्शन है आपका मटर। तो दूसरे में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? धान। धान क्या है? खरीफ की फसल है। बाकी जो गेहूं, चना और मटर है ये रबी की फसल है। ठीक है, तो धान आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिखना है, ए ऑप्शन। तीसरा है आपका समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आपका ए ऑप्शन है प्रतिकर्षित, बी ऑप्शन है आपका आकर्षित, सी ऑप्शन है आपका आ व बा दोनों और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आता है आपका चौथा, पृथ्वी का कंपन क्या कहलाता है? तो आपका ए ऑप्शन है ज्वालामुखी, बी ऑप्शन है आपका भूकंप, सी ऑप्शन है आपका भूचरण और डी ऑप्शन है आपका ज्वार भाटा। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? भूकंप, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। पांचवा है आपका पौधों और जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला है आपका विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज, दूसरा है आपका संकटापन्न स्पीसीज, तीसरा है आपका विशिष्ट क्षेत्रीय स्पीसीज एवं संकटापन्न स्पीसीज, चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें में आपको राइट आंसर क्या लिखना है? ए ऑप्शन, यानी कि विशिष्ट विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ए ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक आते हैं आपके रिक्त स्थान, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है आपका कार्बन का शुद्ध रूप रिक्त स्थान है। तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ठीक है, पहले में आपको राइट आंसर लिखना है हीरा। दूसरा है आपका लोहे पर जंग लगना रिक्त स्थान की घटना है। तो लोहे पर जंग लगना संचरण की घटना है। संचरण जो आपने पढ़ा होगा, लोहे पर जंग लगना संचरण का प्रकार है, तो संचरण इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8, जून से सितंबर तक माह की फसल रिक्त स्थान फसल की बुआई की जाती है। तो इस समय खरीफ फसल की बुआई की जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल। ठीक है, जून से सितंबर तक, अक्टूबर तक, नवंबर तक कौन सी फसल की बुआई की जाती है? खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका ईंधन के अपूर्ण दहन से रिक्त स्थान विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जहरीली होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको हम CO लिख सकते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जहरीली होती है। प्रश्न क्रमांक 10वां है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना रिक्त स्थान फल आकृति जैसी होती है। तो देखिए, इसमें आप प्याज की परतें लिख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है प्याज की परतों जैसी होती है। ठीक है, प्याज की परतों जैसी। ठीक है, प्याज की परतों जैसी। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 10वां समाप्त हो जाता है, रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनका आपको निर्देश आता है प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इन सभी के उत्तर मैं आपको एक साथ बता दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, भंडारण से पहले
दानों को या बीजों को धूप में क्यों सुखाया जाता है। प्रश्न 12वां है आपका कोक क्या है, इसके उपयोग बताइए। प्रश्न 13वां है आपका IVF का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। प्रश्न 15 है आपका वल के कौन कौन से परिवर्तन संभव है। 16वां है आपका ऊंचे घरों भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक के सभी उत्तर हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर आपके सामने है। दानों या बीजों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने का कारण उसमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने और अंकुरण से बचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। कोक एक प्रकार से कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसके उपयोग क्या क्या है। इस्पात निर्माण में, ईंधन के रूप में और औद्योगिक प्रक्रियाओं में। ठीक है, ये आपका 12वें का उत्तर रहने वाला है। अगला आता है आपका 13वां प्रश्न। IVF का पूरा नाम आपसे पूछा गया था, तो IVF का पूरा नाम हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 14वां प्रश्न। किशोर अवस्था में होने वाले 4 शारीरिक परिवर्तन आपको बताना था, तो यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है आपका शरीर में लंबाई की वृद्धि, दूसरा है आवाज़ का भारी होना लड़कों में, तीसरा है चेहरे और शरीर पर बाल उगना, चौथा है आपका प्रजनन अंगों का विकास। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15वां। वल यानी कि फोल्ड से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है। पहला है आपका पर्वत निर्माण, दूसरा है आपका भू आकृतिक परिवर्तन, तीसरा है आपका धरती की ऊंचाई में परिवर्तन। ठीक है, ये आपका 15वें का उत्तर रहेगा। अगला है आपका 16वां प्रश्न का उत्तर। ऊंचे भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने की स्थिति में यह बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित कर दे और भवन तथा उसके निवासियों की रक्षा हो सके। तो ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न 17 है आपका आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 3 अंक निर्धारित है लघुत्तरीय प्रश्नों में, तो इसका आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 18वां है आपका रेड डाटा पुस्तक क्या है। प्रश्न 19वां है आपका लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले 17, 18 और 19 के उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका आदर्श ईंधन के लक्षण। तो आपके सामने है 5 लक्षण दे रखे हैं, कोई से भी आप 3 याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर रहेगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर रेड डाटा पुस्तक। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर रहेगा। तो ये आपका रेड डाटा पुस्तक के बारे में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 19वां प्रश्न लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, तो देखिए विशेषता, फिर आपको लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में देखना है। परिभाषा, उदाहरण दे रखा है, गुण सूत्रों का मिश्रण दे रखा है और उत्परिवर्तन की संभावना दे रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20, 21, 22 जो लघुत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए इनको प्रश्न क्रमांक 20वां, 21वां, 22वां, फिर इनके उत्तर हम आपको बताएंगे। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान लिखिए। 21वां है आपका कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं। 22वां प्रश्न है आपका क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसके चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 20, 21, 22 के उत्तर हम देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र हार्मोन का योगदान। ठीक है, तो दोनों में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कीटों में, यहाँ पे दे रखा है मेंढक में। अगला आता है आपका 21वां प्रश्न भारी बोझ उठाते समय कूली सिर पर कपड़ा क्यों रखता है। तो 3 कारण दे रखे हैं, तीनों कारण आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका 22वां प्रश्न शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि इसमें आयन होते हैं। चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें तेजाब H2SO4 मिलाया जा सकता है, नमक NaCl मिला सकते हैं, क्षार भी हम मिला सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर हो जाएगा कंप्लीट। अगला आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनके आपको निर्देश दे रखे हैं। प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 23वां है आपका जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार सहायक है। अगला है आपका 24वां घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानि लिखिए। प्रश्न 25वां है आपका ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाना है आपको। और 26वां प्रश्न है आपका
नियमित एवं अनियमित विसरित परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 26वां और अंतिम प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वें का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। जीवाणु मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक है। पहला है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है आपका कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, तीसरा है आपका फॉस्फेट घोलने वाले जीवाणु, चौथा है आपका हरित खाद जीवाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट लिख देना है प्रश्न क्रमांक 23वें के अंदर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर, घर्षण की लाभ और हानियां बतानी है। तो यहाँ पे आपके लाभ दे रखे हैं और यहाँ पे आपकी हानियां दे रखी है। ठीक है, तो इन सभी को आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ये आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका 25वां प्रश्न, ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये आपकी ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया हो जाएगी और ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम दे रखे हैं, तबला और गिटार। ठीक है, चित्र आप बना सकते हैं इनका। अगला आता है आपका 26वां और अंतिम प्रश्न, नियमित परावर्तन और अनियमित परिवर्तन आपको बताना था। तो देखिए नियमित परिवर्तन की परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, नियमित परावर्तन की परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखना है। साथ ही में चित्र आपको बनाना है, एक समतल दर्पण पर समांतर किरणों के समांतर परावर्तन का चित्र बनाए। ठीक है, और अनियमित परावर्तन आप देख सकते हैं। ठीक है, विसरित परावर्तन भी इसे बोलते हैं। इस प्रकार से रहने वाला है, इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन विथ आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। ठीक है, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान का कंप्लीट पेपर हमने देख लिया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।